Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए और मैंने इसमें पूरी डिटेल के साथ कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स को एक्सप्लेन करा है। ये वीडियो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लंबी हो सकती है, सो जस्ट बेयर इट विथ मी। इतने सारे मूवीज हैं इसमें कि कौन से सीक्वेंस में हमको क्या देखना चाहिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड मोर ओवर कोई मूवी पहले आई है कोई बाद में आई है तो इसका टाइमलाइन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले मैं इसका सीरीज मतलब कि सीक्वेंस में देखना चाहिए उसकी बात कर लेती हूँ पूरे कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स को समझाने के से पहले। सबसे पहले हमको द नन जिसकी स्टोरी 1952 से शुरू होती है, ये मूवी 2018 में आई थी, पहले वो देखना है। उसके बाद बारी आती है एनाबेल क्रिएशंस की जो स्टोरी 1958 की है और ये मूवी 2017 में आई थी। तीसरे नंबर पे आता है एनाबेल जो 1970 की स्टोरी है और इसकी मूवी 2014 में आई थी। उसके बाद चौथे पे द कॉन्ज्यूरिंग आता है जिसकी कहानी 1971 की है और ये मूवी 2013 में आई थी। उसके बाद एनाबेल कम्स होम की बारी है जो इसकी कहानी 1972 की है और ये मूवी 2019 में आई थी। कर्स ऑफ ला llorona भी 1973 की कहानी है और ये वाली मूवी भी 2019 में ही आई थी। उसके बाद कॉन्ज्यूरिंग 2 की कहानी आती है 1977 की और ये वाली मूवी 2016 में आई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट जो 1981 की कहानी है और इस यूनिवर्स में आई हुई लेटेस्ट एडिशन है जो 2021 में आई है। इसकी मैंने पहले एक्सप्लेनेशन करी हुई है और वो मैं ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। ऐसा देख के लग रहा है कि जेम्स वॉन हमको हर तरह से डीमन से मिला के ही छोड़ेंगे। इसमें डॉल डीमंस हैं, इनर डीमंस हैं, नन डीमंस हैं, आउटर डीमंस हैं एंड व्हाट नॉट। चलो गाइस अब डिटेल में मैं आपको इसको समझाना शुरू करती हूँ। बेसिकली जितना भी मेजर कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का पार्ट है वो 20th सेंचुरी में ही होता है, लेकिन टाइमलाइन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये सब एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले ही शुरू हो चुका था। रोमेनिया में एक ड्यूक है जो सेटन की पूजा करता है और एक कैसल भी बनाता है और वहाँ रिचुअल्स करता है जिससे कि वो एक तरह से गेटवे खोल सके इन सब चीज़ों के लिए। वो ऑलमोस्ट ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। तभी एंड मोमेंट पे कैथोलिक चर्च आके उसका रिचुअल रोक देती है और उस पोर्टल को ब्लड ऑफ क्राइस्ट से सील कर दिया जाता है। वो लोग उस कैसल को उसके बाद अपने अंडर ले लेते हैं और उसको एक एबी में बदलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब वहाँ नन्स रोज प्रे करेंगी तो वैलेक जो डीमन है वो वहाँ आने से दूर रहेगा। वैलेक एक्चुअली वही डीमन होता है जिसको वो ड्यूक वहाँ लाने की कोशिश कर रहा होता है। अगला हमको 17th सेंचुरी का दिखाया जाता है द कर्स ऑफ ला llorona में, जहाँ एक औरत का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा होता है और फिट ऑफ रेज एंड मैडनेस में वो अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए अपने दोनों छोटे बच्चों को वो पानी में डुबा के मार डालती है। इससे भगवान उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसको बोलता है कि वो वहाँ तब तक बेचैन घूमती रहेगी जब तक वो अपने दोनों बच्चों के लिए रिप्लेसमेंट ना ढूंढ ले। वो हमेशा दुखी रहती है और रोती रहती है जिसकी वजह से उसका नाम ला llorona द वीपिंग वुमन पड़ जाता है। अब द कॉन्ज्यूरिंग में जो चुड़ैल होती है बाथशेबा, वो 190 साल पहले उसने अपने बेबी को मार डाला था डेविल के लिए और उसको एज अ सैक्रिफाइस दे देती है और उसके बाद खुद सुसाइड कर लेती है। मगर मरने से पहले वो अपने लैंड को कर्ज देती है कि वहाँ जो भी आएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अब द नन पे वापस बात करें तो हमें इसका नेक्स्ट सीक्वेंस दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रोमेनिया में एलाइड फोर्स अटैक करती हैं और बॉम्बिंग के बीच में जो सील होता है जिसकी वजह से वो वैलेक जो डीमन है वो बाहर नहीं आ पाता, वो ब्रेक हो जाता है। सालों बाद वहाँ पे जो रहने वाले नन्स होते हैं वो धीरे धीरे वैलेक का शिकार बनते रहते हैं। किसी को मालूम ना चले इस वजह से वैलेक खुद को एक नन के रूप में ही लेकर आता है। नेक्स्ट पीस स्टोरी का अब हमको मिलेगा एनाबेल क्रिएशंस में, जिसमें एक डॉल मेकर और उसका परिवार वेस्ट शिफ्ट करते हैं कैलिफोर्निया से और रास्ते में जाते समय उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। वो लोग उसको ठीक कर रहे होते हैं कि डॉल मेकर की बेटी एनाबेल खेलते हुए दूसरी आती हुई गाड़ी के सामने आके तुरंत मारी जाती है। इससे उनको इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो लोग रोज प्रे करते हैं कि वो एक बार अपनी बेटी से मिल सके, मगर उनकी बात भगवान तो नहीं सुनता, एक शैतान जरूर सुन लेता है। वो डीमन उनको उसकी बेटी का झलक दिखा के ट्रिक करता है और उसकी स्पिरिट एक डॉल के अंदर ट्रांसफर करवाता है। वो लोग एक प्रीस्ट को बुलाते हैं जो बाइबल के पेजेस की मदद से उस डॉल को सील कर देता है। वापस अब नन पे आ जाते हैं और अब 1952 का साल है और बाकी 2 बची हुई नन्स जो हैं वो वैलेक का शिकार बनने वाली हैं। वैलेक को एक सोल चाहिए जिससे कि वो बाहर निकल सके, मगर इंस्टेड नन विक्टोरिया अपने आप को हैंग कर लेती है।
उसकी बॉडी कुछ दिन के बाद उनकी डिलीवरी करने वाले आदमी फ्रेंची को मिलती है। विक्टोरिया की डेथ के बाद वेटिकन डिसाइड करता है कि वो फादर बर्ग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेंगे वहाँ, और उनके साथ सिस्टर आयरीन भी जाएंगी। वो अभी नन नहीं बनी होती क्योंकि उनको अपने वाउज लेने बाकी होते हैं। वो लोग फ्रेंची के साथ एबी तक पहुँचते हैं और वो लोग फ्रेंची को छोड़ के इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, और उनको जल्द ही मालूम चलता है कि जो ईविल है वो बाहर आने लगा है। वैलेक दोनों के सोल के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसको अभी भी एक सोल की ज़रूरत होती है, और बाकी नन्स जो मर गई थी वो और फ्रेंची मिलके वैलेक को हराने में उनकी मदद करते हैं। वो लोग फाइनली गेटवे को सील करने की जो चीज़ चाहिए होती है, जो बेसिकली ब्लड ऑफ क्राइस्ट होता है, उसको प्रिक्योर भी कर लेते हैं और उसको सील करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वैलेक कुछ समय के लिए आयरीन को पोजेस कर लेती है, मगर फ्रेंची ब्लड की मदद से उसको भगा देता है। वैलेक आयरीन को मारने के लिए भी आती है और आयरीन उस पर अपने मुंह से ब्लड डाल देती है, और उसकी वजह से वो वापस हेल में चला जाता है। उनको लगता है कि शायद वो चला गया है, बट ऐसा है कि नहीं, हमें आगे मालूम चलेगा। अब एनाबेल क्रिएशंस की स्टोरी पर आते हैं, और 12 साल बाद एनाबेल की डेथ के मुलिन्स फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो लोग सिस्टर शार्लेट और कुछ लड़कियों के लिए रहने के लिए अपना दरवाजा खोलेंगे जिनका ऑर्फनेज बंद हो गया था। उनके बीच बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं लिंडा और जेनिस, जिसको पोलियो होता है। उसको काफ़ी अच्छे से बोला गया होता है कि जो भी हो जाए वो लोग एनाबेल के कमरे के अंदर नहीं जाएंगे, मगर एक दिन जेनिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस रूम में चली जाती है और उसको वहाँ वो डॉल पड़ी हुई मिलती है जिसमें वो डीमन होता है। वो डीमन उस पर अटैक करता है और जेनिस को सीढ़ी से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल उसको करना पड़ता है। उसके कुछ समय के बाद वो जेनिस को पोजेस कर लेता है, उसके मुंह के अंदर उल्टी करके। लिंडा नोटिस करती है कि अब एनाबेल डॉल और जेनिस काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और उसको ऑलमोस्ट वो वेल के अंदर भी फेंक देता है, मगर सिस्टर शार्लेट उसको बचा लेती हैं। उसके बाद जेनिस और एनाबेल सबको मारने लगते हैं, स्पेशली एस्टर मिलिन्स को काफ़ी बुरी तरह मारते हैं, मगर सिस्टर शार्लेट किसी तरह से जेनिस को उस बाइबल क्लोजेट के अंदर वापस लॉक करना मैनेज कर लेती हैं। जेनिस दीवार में छेद करके एस्केप कर जाती है और सांता मोनिका चली जाती है, मगर अब उसको नया नाम और आइडेंटिटी चाहिए होता है, तो वो मुलिन्स की बेटी का नाम ले लेती है, एनाबेल। अब एनाबेल मूवी पर आते हैं और 1970 में वो एनाबेल डॉल आती है जॉन और मिया के पास, जो अपने पहले बेबी के पैदा होने का वेट कर रहे होते हैं। मिया नर्सरी को डॉल से डेकोरेट करती है और जॉन उसके लिए एक और डॉल एज अ गिफ्ट लेकर आया होता है, और वो डॉल और कोई नहीं एनाबेल वाली डॉल होती है। जल्दी हमको मालूम चलता है कि मुलिन्स के वहाँ से भागने के बाद जेनिस मतलब एनाबेल के साथ क्या हुआ। उसको हिगिन्स फैमिली अडॉप्ट करती है और वो एक कल्ट को बड़े होने के बाद ज्वाइन कर लेती है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को आके मार डालती है। उसके बाद वो दोनों मिया और जॉन के घर में घुस जाते हैं और उनको भी अटैक करते हैं। वहाँ पुलिस आती है और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देती है, और जेनिस अपने पुराने डॉल को पकड़ के खुद को मार डालती है, और उसमें जो डीमन होता है वो वापस उस डॉल के अंदर आ जाता है जहाँ से वो पहले निकला था। उसके बाद जॉन और मिया को सुपरनैचुरल तरीके से अटैक्स होते हैं। बाद में एक बुक स्टोर ओनर एवेलिन के साथ मिलके जब इस पे मिया रिसर्च करती है तो उसको मालूम चलता है कि वो डीमन उसके सोल के पीछे है। उनके चर्च का जो प्रीस्ट होता है वो उस डॉल को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं, मगर वो रास्ते में डीमन उनको अटैक करके पोजेस कर लेता है। वो मिया के न्यूबॉर्न बेबी को ले जाता है और मिया के सोल मांगता है बच्चे की जान के बदले, मगर एवेलिन जो अभी भी गिल्ट में होती है उसको ये रिडेम्पशन की तरह दिखाई देता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है जिससे मिया और उसका बेबी सेफ रहें। उसके बाद वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। अब वापस कॉन्जूरिंग पे आए आप, तो जब हमें पहला वाला इवेंट दिखाया गया था उसी के साथ साथ उसी टाइमलाइन में एड और लोरेन वॉरेन एक फ्रेंच कैनेडियन फार्मर का एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, जो और कोई नहीं फ्रेंची होता है। उसका असली नाम मोरिस है, और वो अब तक तो हमें मालूम ही चल गया होगा कि उसको किसने पोजेस करा हुआ था। वैलेक लोरेन को पकड़ती है और एड की डेथ की विजन दिखाती है। ऐसी विजन की वजह से लोरेन अपने आप को अकेले में 8 दिन तक बंद कर देती है, जिसकी वजह से एड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि लोरेन को आगे इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए कि नहीं। वापस अब आप एनाबेल पे आए तो एनाबेल डॉल वापस दिखाई देती है 6 महीने के बाद उस इंसिडेंट के जो जॉन और मिया के घर पे हुआ था। वो एक पॉन शॉप के अंदर दिखाई देती है और उसको कोई खरीद रहा होता है एक नर्सिंग स्टूडेंट को गिफ्ट करने के लिए जिसका नाम डेबी होता है। एनाबेल डेबी के घर आते ही थ्रेटनिंग मैसेजेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रेशंस काफ़ी ज़्यादा दिखाती है। डेबी को आइडिया होता है कि क्या चल रहा है और वो सीधे एड और लोरेन को बुलाती है।
वो लोग एनाबेल को अपने साथ घर ले जाने के लिए डिसाइड करते हैं और उनकी गाड़ी ग्रेवयार्ड के सामने खराब हो जाती है और उनको रियलाइज होता है कि वो डॉल काफ़ी ज़्यादा सुपरनैचुरल चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। फादर गॉर्डन की मदद से वो लोग एनाबेल को सील कर देते हैं। जल्द ही पेरेंट फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं रोड आइलैंड पे। वो वही घर होता है जो बैथशेबा ने 100 साल पहले कर्ज करा हुआ होता है और खुद को ऐसा करने के बाद मार डाला होता है। बैथशेबा की स्पिरिट अभी भी वहीं होती है और वो पेरेंट फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर देती है। कैरोलिन एड और लॉरेन वॉरेन को हेल्प के लिए रीच आउट करती है और वहाँ आते ही जो उनको साइंस दिखाई देते हैं उससे उन लोग को काफ़ी जल्दी ही श्योरिटी हो जाती है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एड अभी भी लॉरेन के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, मगर जल्द ही उनको लॉरेन समझाती हैं और वो लोग केस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा कैमराज एंड ऑल सेटअप करते हैं जिससे कि वो लोग स्पिरिट्स को कैप्चर कर सकें और चर्च के सामने प्रूव कर सकें कि पेरेंट फैमिली सही में हॉन्ट हो रही है, जिससे कि चर्च वहाँ एक्सोर्सिज्म के लिए किसी को भेजे। पेरेंट फैमिली एक मोटेल में शिफ्ट तो कर जाती है, मगर बैथशेबा ऑलरेडी कैरोलिन को पोजेस कर चुकी होती है। वो उसको फोर्स करती है कि वो अपनी 2 बेटियों को वापस उसी घर ले आएगी और जहाँ पे वो उसको मार सके। वॉरेन एकदम से टाइम पर आते हैं और उसको रोक देते हैं, मगर जब वो उसको बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बर्न होने लगती है। बैथशेबा कैरोलिन को नहीं जाने देती बाहर, जिसकी वजह से एड को खुद अकेले ही एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करना पड़ता है। अब एनाबेल कम्स होम मूवी की बात करें तो एड एंड लॉरेन वॉरेन किसी केस के लिए बाहर जाते हैं और वो अपनी बेटी जूडी को उसके बेबी सिटर मैरी एलन के साथ उसके केयर में छोड़ देते हैं। जूडी लॉरेन के तरह ही होती है और उसको भी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। उस दिन स्कूल से वापस आने के बाद मैरी एलन की दोस्त डैनियल वहां आती है और वो अपने आप को आर्टिफैक्ट वाले रूम में लेके जाती है। वो अपने फादर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है जिनकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी एंड डैनियल कार चला रही होती है। सामने से जो रिस्पॉन्ड करता है वो और कोई नहीं, एनाबेल डॉल के अंदर जो डीमन स्पिरिट होता है वो है। इसके बाद एज एक्सपेक्टेड शिट गोज डाउन। वॉरेन के घर में मुलिन्स की बेटी आती है अपने डॉल को ढूंढते हुए एंड डैनियल को कुछ सेकंड्स के लिए अपने डैड भी दिखाई देते हैं, मगर अब तक हमको ऐसा तो पता चल ही गया था कि जो चीज़ दिखाई देती है वो असली में नहीं होती। अब वॉरेन फैमिली होम में जितने भी स्पिरिट्स घूम रहे हैं उनको रोकने का एक ही तरीका है, एनाबेल डॉल को वापस से सील करना पड़ेगा। तीनों लड़कियां अलग हो जाती हैं और डैनियल आर्टिफैक्ट रूम में लॉक हो जाती है। उसको उसके फादर फिर से दिखाई देते हैं, मगर वो क्लोजर उसके लिए काफ़ी नहीं होता। इतना काफ़ी नहीं है कि वो वहाँ लॉक हो गई है, उसके बाद वो पोजेस भी हो जाती है और मैरी एलन और जूडी को जान से मारने की कोशिश करती है। मैरी एलन और जूडी एनाबेल डॉल को तो कैबिनेट में वापस बंद करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, मगर उसमें जो स्पिरिट होता है वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। वो ऑलमोस्ट जूडी का सोल चुराने में सक्सेसफुल हो जाता है, मगर है तो वो वॉरेन का खून, तो वो किसी तरह से उतनी देर तक होल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाती है जितने में उसको वापस सील करा जा सके। अब स्टोरी जंप होती है कर्स ऑफ ला llorona वाली मूवी पे, जहां लॉस एंजलिस में एक विडोड सोशल वर्कर एना टेट पेट्रिशिया से मिलने आती हैं। एना को लगता है कि पेट्रिशिया ठीक नहीं है अपने दोनों बेटों का ख्याल रखने के लिए, जिसका नाम कार्लोस एंड टोमास होता है। वो अपने दोनों बेटों को एक अलमारी के अंदर बंद कर देती है और वो दोनों इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वो बाहर आना ही नहीं चाहते। प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर टोमास रात में कहीं निकल जाता है और कार्लोस उसके पीछे जाता है और उन दोनों को वही मैक्सिकन मदर मिलती है ला llorona, जो अभी भी सालों से भटक रही होती है। आगे चल के उसी रात वो दोनों रिवर में ड्राउंड मिलते हैं। इस बात को जब पेट्रिशिया को बताया जाता है तो वो दुख में बोलती है कि ला llorona एना के बच्चों को ले जाएगी और उसके बच्चों को वापस दे देगी। ऐसा तो नहीं होने वाला होता है, मगर ला llorona दूसरे 2 बच्चों को टारगेट करती है ज़रूर। क्रिस और सैम को काफ़ी ज़्यादा वो बार बार अटैक करती है और उसकी वजह से मदद मांगने के लिए एना एक प्रीस्ट से मिलती है, फादर पेरेस, जिससे हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। वो एना को बताते हैं कि कैथोलिक चर्च को इन्वॉल्व करने में टाइम लगेगा और एना के पास इतना टाइम है नहीं। उसकी जगह वो एना को राफेल के बारे में बताते हैं, जो एक फेथ हीलर होता है जिसने सालों पहले चर्च को छोड़ दिया था। उसके मेथड्स थोड़े से रिस्की होते हैं, मगर वो ला llorona को घर से बाहर भगाने में सक्सेसफुल हो जाता है।
मगर ऐसा तब तक ही होता है जब तक वहाँ पे ट्रीशा नहीं आती और वो सील को खराब कर देती है, जिसकी वजह से लायरोना अभी तक घर के अंदर नहीं आ पाई थी। लायरोना ऑलमोस्ट एना के बच्चों को मारने में सक्सेसफुल हो जाती है, मगर तभी एना क्रूसीफिक्स उसके हार्ट में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। ऐसा हो भी सकता है कि वो ना मरी हो, क्योंकि हमने अब तक जितना कॉन्जरिंग यूनिवर्स में देखा है, हमें लगता तो है कि लोग मर चुके हैं, मगर वो स्पिरिट्स मरते नहीं हैं और वापस आ जाते हैं। अब कॉन्जरिंग 2 में साल 1976 का है और एड एंड लोरेन वॉरेन अब फाइनली वो एमिटिविल वाले मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। घर के अंदर लोरेन को वही विजन आता है जो उसको 5 साल पहले आया था, जिसमें एड मरते हुए दिखाए थे, मगर इस बार उस विजन में लोरेन को वैलेक दिखाई देती है। आगे सिंगल मदर होती है पेगी और उसके 4 बच्चे सुपरनैचुरल को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, मगर जेनेट को सबसे ज्यादा वो दिखाई देता है। वहाँ पहले रहने वाला एक टेनेंट होता है बिल, उसकी आत्मा वहाँ पर होती है जो चाहती है कि वो लोग उसका घर छोड़ के चले जाएं। वॉरेन को जब इस केस के बारे में मालूम चलता है तो वो लोग वहाँ आते तो हैं, मगर इस बार लोरेन एड से रिलेटेड आए हुए विजन्स की वजह से थोड़ी सी हेजिटेंट होती हैं केस को लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो इस केस को एक्सेप्ट कर लेती हैं। उनको शुरू में लगता है कि शायद जेनेट पोजेस होने का नाटक कर रही है, लेकिन अंत में उसको मालूम चलता है कि वैलेक ही है जो बिल को कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद जेनेट पे वैलेक आती है और एड उसको अकेले बचाने के लिए निकल जाते हैं, और ऐसा करने से जो लोरेन का फियर होता है वो शुरू हो जाता है। लोरेन को याद आता है कि वो अपने विजन्स में उन्होंने देखा था कि वो अपने बाइबल के अंदर डीमन का नाम बार बार लिख रही होती हैं। लिख क्या रही होती हैं? बेसिकली स्टैप कर रही होती हैं। और जैसे हमको पहले ही मालूम था कॉन्ज्यूरिंग में देख के कि इविल स्पिरिट्स या डीमंस को नहीं अच्छा लगता कि दूसरे उनका नाम लें। उसके बाद लोरेन घर के अंदर आ जाती हैं, तब तक उनको मालूम चल जाता है कि स्पिरिट का जो नाम है वो वैलेक है। ऐसा होने के बाद वो सक्सीड हो जाती हैं वैलेक को भगाने में, जिससे जेनेट पोजेशन से बाहर आ जाती है और एड मरने से बच जाते हैं। अब एंड में आती है कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट की बारी, और साल 1981 का है, जिसमें वॉरेन्स आर्नी जॉनसन के द्वारा किए गए मर्डर्स के ट्रायल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो पहला इंसान होता है अमेरिकन हिस्ट्री में जो डिमोनिक पोजेशन को कोर्ट में एज डिफेंस यूज करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा हुआ है, तो डू चेक दैट आउट। और अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।